प्रक्रिया शुरू हो जाएगी वैकेंसी निकलने की, और नवंबर 31 कम 3 से 4 लाख हम नौकरी, जिसको लेकर सरकार पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। जी अलीम। चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और जेडीयू के भूमिहार विधायकों ने नाराजगी की खबरों को खंडन किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में विधायक राजकुमार सिंह, पंकज मिश्रा और सुदर्शन ने कहा कि वो मजबूती से सीएम नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। सवाल खड़े होने का कोई मतलब नहीं है, इसका क्या मीनिंग मीडिया निकाल लेती है ये तो जो आप लोग निकालते हैं आप ही बता सकते हैं, लेकिन वहाँ ऐसी किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। हम लोग बिल्कुल एकजुटता के साथ में जदयू के साथ में, और हम लोग मुखरता से मीटिंग में भी बोले थे कि ये जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय शुरू से आज तक रहा है बिल्कुल सही रहा है बिहार के विकास के लिए, और हम लोग को एकदम एकजुट होकर साथ होकर काम करना है। यहाँ पे कहीं ऐसी कोई बात नहीं। हमारे एक सर्वमान्य नेता हैं माननीय आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, और जब तक इस धरती पर मैं जिंदा रहूंगा तब तक नीतीश कुमार जी को मैं नहीं छोड़ सकता हूं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन बाबू को नहीं छोड़ सकता हूं। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, और कोई भूमिहार नाराज नहीं है, कोई भूमिहार नेता नाराज नहीं है, कोई उस तरह का घटना नहीं हुआ है, कोई उस तरह का मामला नहीं है। जो तस्वीर वायरल की गई ऐसा कोई इसका कुछ मंशा नहीं था। वो तो काफ़ी दिन से खाने पर हम लोग वो इनवाइट कर रहे थे, और संजोग हुआ कि कल हम लोग सब बैठ के किए। जिस तरह से वो फोटो को वायरल करके तरह तरह का क्या कहते हैं बयानबाजी किया जा रहा है, सरासर गलत है। हमारे सिर्फ एक नेता है आदरणीय नीतीश कुमार जी और ललन बाबू। बिहार की नई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, लेकिन नीतीश कैबिनेट में कुछ दागियों को जगह देने पर विपक्ष ने बड़ा सवाल किया है। कई लोग हैं जिन पर एक दो नहीं बल्कि कई कई केस हैं और उन्हें मंत्री बनाया गया है। मंगलवार को नीतीश कुमार की नई टीम का शपथ ग्रहण हो गया। 31 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, लेकिन इन दो नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है। पहला नाम है आरजेडी विधायक और मगध इलाके में बाहुबली कहे जाने वाले सुरेंद्र यादव का, जबकि दूसरा नाम है बसपा छोड़कर जेडीयू में शामिल होने वाले और फिर मंत्री बनने वाले जमा खान का। इन दोनों के अपराध की कुंडली काफी लंबी और पुरानी है। सबसे पहले जानिए सुरेंद्र यादव के बारे में, जिन्हें सहकारिता विभाग का जिम्मा दिया गया है। सुरेंद्र यादव के खिलाफ 3 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। हत्या का प्रयास, दंगा, आपराधिक साजिश रचने का भी आरोप है। 2005 के चुनाव में बूथ लूटने का सुरेंद्र यादव पर आरोप है। इधर जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया गया है। पिछली सरकार में भी वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ही थे। नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले कैमूर के चैनपुर विधानसभा के विधायक जमा खान की छवि दबंग और दामन दागदार है। आप भी जानिए कि जमा खान पर आरोप क्या क्या है। जमा खान के ऊपर एक दो नहीं बल्कि 24 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। अधिकांश मामलों में जमा खान बेल पर है। जमा खान पर हत्या का प्रयास, हिंसा भड़काने समेत दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। जमा खान पर आर्म्स एक्ट का भी मामला है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी के मुताबिक सुरेंद्र यादव, जमा खान, रामानंद यादव, ललित यादव समेत कई दागी हैं, जिन्हें नए मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इस मंत्रिमंडल में किस प्रकार के लोग हैं? सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रामानंद यादव, ये कौन लोग हैं? जिस सुरेंद्र यादव के नाम से गया जिला जहानाबाद थर-थर कांपता है, लोग उनके नाम से डरते हैं कि सुरेंद्र यादव आ रहे हैं। जिस ललित यादव ने एक दलित के पांव के अंदर कील ठोकने का काम किया था, ललित यादव, रामानंद यादव एक जमाने में पटना के डॉन माने जाते थे। और ये जो कार्तिक कुमार जिनको बनाया है, ये तो अनंत सिंह के बिजनेस पार्टनर है। तो यानी जो मैसेज गया वो ठीक मैसेज नहीं गया है। दागी मंत्रियों के सवाल पर फिलहाल सत्ता पक्ष यानी आरजेडी और जेडीयू के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। जेडीयू ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें दागदार छवि की जानकारी तक नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग मंत्री बन गए हैं जिन पर कई मामले दर्ज हैं। इसकी तो हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो भी है देख के ही लोग बनाते हैं, और जो है हम समझते हैं कि सब अच्छे बेहतर ही होंगे। जिस दिन से महागठबंधन की सरकार बनी है, जिस दिन से नीतीश जी और तेजस्वी जी ने शपथ लिया है, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी के लोग रोजगार की तलाश में पटना की सड़कों पर
और राज्य भर की सड़कों पर आंदोलन के नाम पर कहीं ना कहीं अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। जाहिर है नई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, लेकिन विकास कितना होता है ये देखना बाकी है। दिल्ली से अमितेश कुमार सिंह के साथ पटना से आनंद और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और चुनावी हलफनामे के मुताबिक जो मंत्री दागी हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी के मामले, आईपीसी की धारा 120 के तहत आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज है। वहीं तेज प्रताप यादव पर पटना के अलग अलग थानों में 4 मामले दर्ज हैं। एक मामला दहेज से भी जुड़ा है। सुरेंद्र यादव की बात करते हैं, जिन पर हत्या के प्रयास, दंगा करने और आपराधिक साजिश रचने समेत कई संगीन आरोप दर्ज हैं। जमा खान जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, उन पर 24 से अधिक हत्या की कोशिश करने, हिंसा को भड़काने, आर्म्स एक्ट जैसे मामलों में मुकदमा दर्ज है। लेसी सिंह पर भी पूर्व जिला परिषद रिंटू सिंह की हत्या की साजिश रचने का आरोप दर्ज है। आरजेडी नेता बिन्नी सिंह की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है। ललित यादव जिनको मंत्री बनाया गया, उन पर पटना थाने में 1 केस दर्ज है। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने का आरोप लगा है। और कार्तिकेय कुमार पर मोकामा थाना, मोकामा रेल थाना समेत बेहटा में आपराधिक मामले दर्ज हैं। मदन सहनी पर बहादुरपुर और घनश्यामपुर थाने में 1 मामला दर्ज है। सुमित कुमार सिंह जिन्हें इस बार मंत्री बनाया गया, उन पर 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं डॉक्टर रामानंद यादव पर 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो ये नीतीश कुमार के दागी मंत्री हैं। और चुनावी राजनीति पर नजर रखने वाली एक संस्था है एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच ने एक स्टडी की है, जिसके मुताबिक 2005 के बाद बिहार में 10,785 उम्मीदवारों ने लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ा। 30% कैंडिडेट्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड था, जबकि 20% कैंडिडेट्स पर तो दर्ज मामले बहुत ही संगीन थे, जिनमें हत्या की कोशिश, रेप, किडनैपिंग, उगाही जैसे केस हैं। 2005 के बाद से बिहार के सांसद और विधायकों का भी अध्ययन किया गया। इनमें 57% जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामले थे। 36% के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों के 243 नेताओं में से 163 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी कि 67% ने खुद पर आपराधिक मामलों की जानकारी भी दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा झारखंड में क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले और रांची में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम दिलाने वाले झारखंड के स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने से अमिताभ चौधरी के आकस्मिक निधन से राजनीति, प्रशासनिक और खेल जगत में शोक की लहर है। तेज तर्रार और कड़क आईपीएस अधिकारी की छाप रखने वाले अमिताभ चौधरी बीसीसीआई के कार्यकारी अध्यक्ष और सचिव का भी पद संभाल चुके थे और भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजर की भी भूमिका निभा चुके थे। 6 जुलाई 1960 को जन्मे अमिताभ चौधरी जेपीएससी के भी अध्यक्ष रहे और इसी साल 5 जुलाई को वो इस पद से रिटायर हुए थे। 1985 में आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग के बाद
वो IPS बने थे। अमिताभ चौधरी ने 2014 में राजनीति में भी हाथ आजमाया था, जब वो JVM से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे थे। अमिताभ चौधरी के निधन पर CM हेमंत सोरेन सहित सभी प्रमुख हस्तियों ने शोक जताया है। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, कुछ ऐसा ही उदाहरण पेश करती है ये तस्वीरें। जरा देखिए, लोगों की भीड़ और इनके बीच ठुमके लगाती बारबाला पैसे लुटाते RJD नेता। ये नजारा है दानापुर के मनेर का, जहां महागठबंधन सरकार के गठन के बाद RJD नेताओं ने डांसर के अश्लील डांस पर जमकर ठुमके लगाए। देखिए कैसे नेताजी बारबाला के साथ ठुमके लगा रहे हैं, पैसे उड़ाए जा रहे हैं। नेताजी के साथ कार्यकर्ता भी मस्ती में नजर आ रहे हैं। मनेर में पटना जिला उपाध्यक्ष जय कुमार निराला ने ये आयोजन कराया। इस मौके पर निराला ने कहा कि एक तरफ महागठबंधन की सरकार बनने की खुशी पर ये आयोजन किया गया, तो दूसरी तरफ आजादी की खुशी है और इसी खुशी में बारबालाओं का डांस करवाया जा रहा है। आपने पुलिस कर्मियों को पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करते देखा होगा, उनका सख्त अंदाज भी देखा होगा, पर क्या कभी पुलिस कर्मियों का डांस देखा है? नहीं देखा है तो देख लीजिए। ये है गिरिडीह जिले के हिम्मत वाले, जिनके ऊपर पूरे जिले की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, पर ये भी स्वतंत्रता दिवस पर कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए। इनका ये डांस सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल गिरिडीह जिले में स्वतंत्रता दिवस का समारोह बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। जिले भर में कई जगह पर रंगारंग कार्यक्रम के आयोजन भी किए गए। वहीं पुलिस के जवान भी DSP संजय राणा समेत अधिकारियों के सामने दिल खोलकर झूमते नजर आए। इस वीडियो में खाकी वर्दी और कमांडो के ड्रेस में जवान खुशी से झूमते नजर आ रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। लोग पुलिस वालों की इस मनमोहक प्रस्तुति की खूब तारीफ कर रहे हैं। जवानों का कहना है कि सभी की जिंदगी में तनाव कम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे पल भी हैं जिन्हें दिल खोलकर जीना चाहिए। जीवनदायिनी गंगा अब भागलपुर में प्रलय मचाने को आतुर है। गंगा के जलस्तर में तो कमी आ रही है, पर कटाव का कहर अब भी जारी है। कटाव की जो तस्वीरें सामने आई है वे बेहद डरावनी हैं। देखिए कैसे ये मकान देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गया और गंगा की लहरों में समा गया। घरों के गिरने और खेतीहर जमीन कटने का सिलसिला जारी है। तिनतंगा निवासी सुदामा दास का पूरा मकान गंगा में देखते ही देखते समा गया। लोगों का कहना है कि हर साल कई घर और कई खेतीहर जमीन गंगा की आगोश में समा जाती है, पर वे गंगा के कटाव के आगे बेबस है। साथ ही उन्हें सरकार की तरफ से कुछ भी खास मदद नहीं मिल पाती है। गंगा किनारे बसे लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। सूखे खेत में बैठे किसान आसमान की ओर बड़ी उम्मीदों से निहार रहे हैं, पर इस साल इंद्रदेव की नाराजगी किसानों पर भारी पड़ गई है। मॉनसून प्रदेश में रूठ सा गया है। बक्सर में भी बारिश नहीं होने से खेत पूरी तरह से सूख चुके हैं। जिले के कुल 11 प्रखंडों में लगभग यही स्थिति बनी हुई है। किसान रात दिन मेहनत करके खेती कर रहे हैं, पर बारिश नहीं होने के कारण उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। हालांकि कुछ समृद्ध किसान पंपिंग सेट के सहारे धान की रोपनी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी चिंता है कि आखिर कब तक डीजल जलाकर पंपिंग सेट की सहायता से इन धान के बिचड़ों को बचा पाएंगे। किसानों का कहना है कि आकाश में काले बादल तो घुमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं, पर वो बिना बरसे ही लौट जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिले में 300 सरकारी नलकूपों में से केवल 122 ही काम कर रहे हैं। जिले में अब तक बारिश के अभाव में 29,000 हेक्टेयर कृषि भूमि धान की रोपनी से वंचित है। गया में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। जिले के बाराचट्टी प्रखंड की नागोवार गांव से 400 मीटर दूर घने जंगल से एसएसबी और सीआरपीएफ ने एक साथ लगाए गए 10 आईडी बम बरामद किया है। बरामद सभी आईडी 150 से 200 मीटर के दायरे में लगाए गए थे। सभी बमों को एक ही वायर से कनेक्ट किया गया था ताकि ब्लास्ट घातक और जबरदस्त तरीके से हो। बम को सुरक्षा बलों ने जंगल में ही डिफ्यूज कर दिया।
जिस जगह पर बम डिफ्यूज किया गया वहां करीब 15 से 20 मीटर के दायरे में काफी गहरा गड्ढा हो गया। बताया जा रहा है कि धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरे जंगल में इसकी गूंज सुनाई दी, लेकिन समय रहते बम को सुरक्षा बलों ने जंगल में ही डिफ्यूज किया। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त की शाम में एसएसबी और सीआरपीएफ की सर्च ऑपरेशन चलाई गई थी और इसी दौरान ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सभी बम महुआ और बरगद के पेड़ के नीचे या फिर उसके आसपास ही प्लांट किए गए थे ताकि जब सुरक्षा बल पेड़ के नीचे आराम करे तो वो उसकी चपेट में आ जाए। पति की बेवफाई से महिला इतना टूट गई कि वो अब अपना हक मांगने के लिए 3 महीने की बेटी को लेकर अपने ससुराल की चौखट पर ही धरना दे रही है। ये पूरा मामला कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के विनोदपुर मोहल्ले का है, जहां किशन अग्रवाल की शादी फारबिसगंज की आरती से 26 मई 2021 को बड़ी ही धूमधाम से हुई थी। बताया जा रहा है कि शादी के बाद से कुछ अनबन के कारण आरती और किशन अपना घर छोड़कर भाड़े के मकान पर रहने लगे थे, मगर कुछ दिन पहले ही किशन आरती को ये समझाते हुए मायके भेज दिया था कि सब कुछ ठीक होते ही वो जल्द उसे लेकर आएगा। कई दिन बीत जाने के बाद जब किशन उसे लेने के लिए नहीं पहुंचा तो आरती खुद ही पहल करते हुए किराए के मकान पर पहुंची, लेकिन वहां ताला लगा। दुनिया जानती है स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्ट्रॉन्ग। माइथन स्टील निर्माण का मानदंड। सुप्रीम कोर्ट में सीएम हेमंत से जुड़े माइनिंग लीज मामले पर बड़ी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पीआईएल से जुड़े मांगे थे कागजात। विधायक बसंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनी में निवेश पर भी हियरिंग। देवघर में बाइक से जारी है बालू का अवैध कारोबार। नदी घाटों से बालू उठाव पर रोक के एनजीटी के आदेश को चुनौती। बाइक से बालू के खुले खेल से लापरवाह बनी पुलिस। हजारीबाग में ईडी और आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। कोयला कारोबारी के साथ होटल व्यवसायी के ठिकानों पर छापेमारी। कई अहम कागजात जब्त। धनबाद के नया डांगा थापर नगर रोड पर भूधसान जोरदार आवाज के साथ 150 फीट में धंसी सड़क। खदान भरने में खानापूर्ति पर उठ रहे गंभीर सवाल। रांची के अरसंडे में करंट लगने से 3 लोगों की मौत पर भी नहीं जागा बिजली विभाग। हर घर के आगे लटका है बिजली का नंगा तार। शिकायत के बाद भी लापरवाह बना विभाग। मानसून की बेरुखी के बाद भी खेती में जुटे किसान। सुखाड़ के बाद फिर से बेहतर बारिश की है आस। 51% कम वर्षा से लक्ष्य का केवल 22% ही हो सकी है खेती। जानती है स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्ट्रॉन्ग। माइथन स्टील निर्माण का मानदंड। नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धोलिया की पीठ में सीएम से जुड़े माइनिंग लीज मामले की सुनवाई होगी। वहीं सीएम के भाई और दुमका विधायक बसंत सोरेन के करीबियों की ओर से शेल कंपनियों में निवेश करने के मामले में भी दाखिल याचिका पर भी सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में अदालत ने दोनों जनहित याचिका से जुड़े सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। साथ ही अदालत ने याचिका दाखिल किए जाने से पहले संबंधित विभाग में की जाने वाली शिकायत की प्रति भी पेश करने को कहा है। इसके अलावा अदालत ने ईडी से केस से संबंधित दस्तावेज भी कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। और बड़ी खबर देवघर से, जहां पर देवघर में बाइक से बालू का अवैध कारोबार लगातार जारी है। बालू के कारोबार पर एनजीटी की रोक है, लेकिन रोजी रोटी चलाने के लिए देवघर में कारोबारी बाइक से बालू ढो रहे हैं।
दरअसल एनजीटी की रोक के बाद जिले में बालू नहीं मिल रहा है। वहीं सावन महीने में कांवरिया पथ पर बालू बिछाए जाने से ये किल्लत और बढ़ गई है। ऐसे में बालू की डिमांड पूरा करने के लिए बाइक से बालू का कारोबार किया जा रहा है। इस कारोबार में लगे लोगों की अगर माने तो एक बोरा बालू करीब 300 से 450 रुपए तक बिक रहा है और इसे बेचकर वे ट्रैक्टर की किस्त भरने के साथ ही अपना परिवार भी चला रहे हैं। ट्रैक्टर और ट्रक से बालू उठाव पर रोक के बाद भी बाइक से उठाव के जरिए एनजीटी के आदेश को भी खुली चुनौती दी जा रही है। वहीं पुलिस इन सब से बेहद लापरवाह दिख रही है। ट्रैक्टर नहीं चल देता है, एनजीटी लगा हुआ है तो पेट के वास्ते बालू मोटरसाइकिल में ढोना पड़ता है। कितने के पूरे महीना में कमाई हो जाता है? होता है सर 10-15 हज़ार होता है, 10,000 प्लस लेते हैं गाड़ी किस्ती और 5,000 खाने पीने के लिए बचा उचा। कितना में बालू बेच रहे हैं? एक ये सब 30 टका धामा बिकता है सर। 30 टका धामा, इसमें कितने का है? इसमें 8 धामा है। 250 रुपये का। 8 टका 24,240। कहाँ से लाते हैं? बालू नदी से। और देखिए, इस मामले के सामने आने के बाद अब कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि बाइक से आखिर खुलेआम कैसे चल रहा बालू का कारोबार। सवाल ये भी कि पुलिस पूरे मामले पर लापरवाही क्यों बरत रही है। सवाल ये कि आखिर एनजीटी का आदेश ताक पर क्यों है। ये तमाम सवाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद लगातार खड़े हो रहे हैं। और दिवंगत पूर्व आईपीएस और खेल प्रशासक अमिताभ चौधरी का अंतिम संस्कार आज रांची के हरमू मुक्ति धाम में किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर जेएससी स्टेडियम में रखा गया है, जहां दोपहर 2 बजे तक लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसके बाद दोपहर 3 बजे से उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। जेएससी स्टेडियम से शुरू होकर उनकी अंतिम यात्रा हरमू मुक्ति धाम तक जाएगी, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और वहीं देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमिताभ चौधरी के निधन पर गहरा शोक जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि चौधरी के प्रयासों से झारखंड में क्रिकेट को एक नया मुकाम मिला, तो प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी चौधरी ने अहम भूमिका निभाई, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। क्रिकेट एसोसिएशन के सर्वोच्च पदों पर रहे, राज्य के जेपीएससी के चेयरमैन के रूप में भी रहे अमिताभ चौधरी जी आज सुबह अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो। और मैं समझता हूं कि अमिताभ चौधरी जी को और उनका परिचय देना उनके लिए बहुत छोटा होगा। और रांची के जेएससी स्टेडियम में दिवंगत अमिताभ चौधरी का पार्थिव शरीर रखा गया है, जहां लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं रांची, जहां पर हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा इस वक्त मौजूद हैं। संजय, जाहिर तौर पर अमिताभ चौधरी के निधन से न सिर्फ खेल जगत बल्कि राजनीतिक जगत ने भी शोक की लहर है। इस वक्त उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। कौन कौन से लोग वहां पर मौजूद हैं और कौन से नेता, कौन से मंत्रियों के आने की संभावना इस वक्त जाहिर की जा रही है? देखिए, ये समय जो है जीएससी के स्टेडियम में कह सकते हैं जीएससी के जो शिल्पकार रहे हैं अमिताभ चौधरी, उनका पार्थिव शरीर लाया गया है सुबह 10 बजे। और तमाम लोग, चाहे जीएससी के कर्मचारी हों, जीएससी के अधिकारी हों, जो भी लोग जीएससी से जुड़े हैं, क्रिकेट से जुड़े हैं, तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। साथ ही यहाँ पर कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कहते हैं कि गुरु जो होता है उसका स्थान सबसे ऊपर होता है। और जो क्रिकेटर जो झारखंड से निकले हैं, अमिताभ चौधरी उनके गुरु के समान थे। जो यहाँ पर क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, सौरभ तिवारी हमारे साथ, शाहबाज नदीम है, इसके अलावा विराट सिंह भी पहुंचे हुए, राहुल शुक्ला पहुंचे हुए हैं। हम बात करेंगे सौरभ जी, जिस तरीके से अमिताभ चौधरी के बारे में कहें।
तो एक तरीके से कहते हैं गुरु ही कहेंगे कि एक स्टेडियम उन्होंने दिया है, शिल्पकार भी कहेंगे यहाँ के। अगर मेरे से पूछेंगे तो झारखंड का नाम जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका सबसे बड़ा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, क्योंकि रांची में उन्होंने स्टेडियम बनाया और हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि एक इंटरनेशनल स्टेडियम अपना JSA का हो सकता है। और एक ही चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि हम लोगों ने बहुत बड़े स्तंभ को खो दिया है। जैसा वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, जैसा वो क्रिकेट चलाते थे, आई थिंक उनका भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। जैसा हम लोग कभी कहते हैं ना कि सचिन तेंदुलकर दोबारा नहीं हो सकता, महेंद्र सिंह दोबारा नहीं हो सकता, तो मुझे लगता है अमिताभ चौधरी भी दोबारा नहीं हो सकते। वैसे आवाज कहेंगे कि आज जैसे झारखंड का क्रिकेट जैसे खामोश हो गया अचानक एक तरीके से। हाँ काफ़ी, क्योंकि सर का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि जब से मैंने खेलना शुरू किया है सर ही के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में खेला हूँ, और जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट के लिए, ख़ासकर झारखंड क्रिकेट के लिए, चाहे वो BCCI के सेक्रेटरी भी रहें, और जो भी कंट्रीब्यूशन था काफ़ी अच्छा रहा है। और उसका ये देख सकते हैं कि इतना इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास स्टेडियम उनके कार्यकाल में बना और वो इतना अच्छे से चल रहा है। और जो भी झारखंड का क्रिकेट जब उन्होंने ज्वाइन किया था और वो उनके जो 15 साल 16 साल जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन रहा उसमें कितना आगे किया, तो उससे काफ़ी आपको खुद समझ में आना ही जाएगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अमिताभ चौधरी का जो पार्थिव शरीर JSA स्टेडियम लाया गया है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि स्टेडियम के ठीक सामने वहाँ पर रखा गया है जहाँ से पूरी क्रिकेट की पिच दिखाई देती है। अमिताभ चौधरी को वास्तव में क्रिकेट से कितना लगाव था, JSA भी उन्हीं की देन है। और अब वहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो भी आप देख रहे हैं कैमरे पर, JSA के तमाम यहाँ पर कर्मचारी हैं, सदस्य हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ पहुँचेंगे और कई क्रिकेटर भी यहाँ पहुँचेंगे। और यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है कि जो भी अमिताभ चौधरी के चाहने वाले कई लोग कोलकाता से भी पहुँचे हैं, मुंबई से भी यहाँ पहुँचे हैं, तो ये तमाम लोग जो हैं वास्तव में श्रद्धांजलि देने के साथ साथ ये बता रहे हैं कि अमिताभ चौधरी का कद एक प्रशासक के तौर पर, एक क्रिकेटर के तौर पर कितना ऊंचा था। आप देख रहे हैं सामने कैमरे पर कि अमिताभ चौधरी की पत्नी है, उनके दोनों बच्चे भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। एक बहन जो विदेश से आने वाली थी उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो भी पहुँच चुकी हैं। तो तमाम लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि एक ऐसा प्रशासक जिसने क्रिकेट के क्षेत्र में झारखंड को वो दिया जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। एक शानदार वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम, एक कुशल प्रशासक जिसको कहते भी हैं कि शायद भगवान को भी शायद एक कुशल प्रशासक की ज़रूरत थी, लिहाजा उन्होंने अमिताभ चौधरी को अपने पास बुला लिया। तो लोग ये कह रहे हैं कि अमिताभ चौधरी फैसले लेने के मामले में बिल्कुल काफ़ी सख्त थे और जो स्टेडियम है उसकी आधारशिला उन्होंने तब रखी थी जब झारखंड में एक स्टेडियम की ज़रूरत महसूस की जा रही थी और उसी स्टेडियम में यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया। शायद कहा जा रहा है कि इससे बेहतर उनको अंतिम समय में उनके लिए वहाँ पर जहाँ जिस स्टेडियम की नींव उन्होंने रखी, जिस स्टेडियम में उन्होंने अपने आंखों के सामने बनता हुआ देखा, वहाँ उनका पार्थिव शरीर लाया जाए ताकि लोग उनका अंतिम दर्शन वहीं कर सकें। और देखिए कि यहाँ पर अमिताभ चौधरी जो है 2 बजे का वक्त दिया गया है जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा रांची के हरमू मैदान में। उस वक्त भी आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खेती प्रधान राज्य झारखंड में सूखा पड़ना लोगों के लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हो रहा है। इस साल अब तक औसत से 51% कम बारिश हुई है, जिसे देखते हुए धान की खेती पर विपरीत असर पड़ रहा है। राज्य के 24 जिलों में से 2 जिले पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम को छोड़कर बाकी जिलों में बारिश की स्थिति बेहद चिंताजनक है, जिसे देखते हुए स्पेशल केयर की जरूरत जताई जा रही है। वहीं अब तक धान, मक्का, दलहन और तिलहन की खेती लक्ष्य का केवल 22% तक ही हो पाई है। हालांकि कम बारिश के बाद भी किसान बेहतर मानसून की आस में खेती में लगातार जुटे हैं। अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। खेती के लिए जाने जाने वाले राज्य झारखंड में सूखा पड़ना आम बात नहीं है। इससे खेती करने वाले लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है और इस बार जो मॉनसून है वो काफी लेट आया और बरसात जो है वो बिल्कुल कम हुई है, जिसके कारण आप देखेंगे सामने तस्वीरों में किस तरीके से जो खेती करने वाली महिलाएं उन्हें भारी नुकसान हुआ है। फिर भी हिम्मत ना हार कर मॉनसून खत्म होने को है और ये अभी भी अपनी खेती में लगी हुई इस उम्मीद से कि एक नहीं 2 कुछ ना कुछ इनका धान रोपाई हो जाए और इनका पूरा जो घर है वो किसी तरह चल पाए। अभी इस बार क्या हुआ है, नुकसान हुआ कि फायदा हुआ है? थोड़ा अभी तक तो फायदा का तो नहीं लग रहा है, अभी का तो नुकसाने में लग रहा है, लेकिन उम्मीद करके पानी हुआ है थोड़ा बहुत तो उसमें हम लोग रोप के निकाल दे रहे हैं। लेकिन बीज भी बूढ़ा हो गया है
इसके आधार से अभी हम लोग का खेती होगा नहीं होगा तो हम लोग भी गारंटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन भरोसा कर रहे हैं कि आगे भी बरसात हो जाएगा तो जो भी 1 दाना चाहे 2 दाना होगा तो 1 महीना का भी हम लोग का खाने का हो जाएगा, तो उसमें हम लोग का राहत हो जाएगा। यही सोच के हम लोग हार के भी हम लोग लगे हैं। बारिश नहीं हुआ तो आप लोगों को कैसा नुकसान पहुंच जाएगा? नुकसान तो बहुत होगा, महंगाई भी बढ़ेगा और फिर हम लोग मतलब जितना खाने के लिए होता था उतना तो नहीं हो पाएगा और फिर महंगाई के वजह से हम लोग को और ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। पिछले कितने साल के बाद ये ऐसा दिक्कत आया सूखा पड़ने का? और एक बार हुआ था लेकिन और 1 साल वही 7-8 में हुआ। 7-8 पिछले 15 सालों में इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि इतना ज्यादा सूखा पड़ गया है कि इनको धान रोपने से लेकर धान उगाही में परेशानी आ रही है, इतना कि इनका रोजगार चलाना मुश्किल हो गया। बता दें कि पूरा का पूरा परिवार जो है वो सालाना एक बार की जो खेती करता है, किसानी करता है, उस पर ही अपना पूरा परिवार चलाता है। लेकिन सूखा पड़ जाने के कारण इन लोगों के रोजमर्रा जिंदगी पे सीधा असर पड़ गया है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और रामगढ़ छावनी परिषद में वार्ड नंबर 6 की पौष कॉलोनी रानी बागी में हजारों की आबादी जलजमाव से इस वक्त बेहद परेशान है। बारिश का पानी पूरे मोहल्ले में घुटने तक भर जाता है और इसके बाद इस रास्ते पर पैदल या फिर गाड़ी से निकलना या फिर चलना मुश्किल हो जाता है। वहीं घरों में भी पानी घुसने से घर के सामान बर्बाद हो जाते हैं। जानकारी ये मिल रही है कि सड़क के दोनों ओर नाली का निर्माण नहीं कराया गया है और इसकी वजह से जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को आने जाने में इस वक्त परेशानी होती है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जावेद खान। हम इस वक्त मौजूद हो रामगढ़ छावनी परिषद के वार्ड नंबर 6 के रानी बागी में। यह इलाका पूरे तरीके से पॉश इलाका है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जल जमाव को, यहाँ पर बारिश होने पर पानी सीधे घरों में घुस जाता है। सड़क के दोनों ओर ड्रेन नहीं है, ऐसे में आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं लोगों को घुटने भर पानी में घुस करके आना जाना करना पड़ता है। दोपहिया चालकों को रास्ता का पता भी नहीं चलता है। अब पैदल जो जाते हैं उन्हें भी रास्ते खोजने में मुश्किल होती है। आप देख सकते हैं दोपहिया चालक आ रहे हैं, किस तरह से इस पानी में आ रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है आप सीधे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। दरअसल यहाँ पर जो ट्रेन नहीं है इसके कारण ये परेशानी हो रही है। एक बात कराते हैं यहाँ पे स्थानीय क्या क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ पे पानी हो जाने के कारण आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। हम लोग को कॉलेज स्कूल का बच्चा या बड़ा सबको दिक्कत होता है। पानी भर जाने की वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाता है तो हम लोग को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, कैसे जाएंगे। किस तरह की परेशानी होती है? यहाँ पर इस रास्ता से गुजरने वाले लोगों को सबको बहुत कठिनाई है। यहाँ 1.5-2 फुट पानी भरा हुआ रहता है, बच्चे को स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। रोड और नाली पास है, काम भी लगा था बीच में, लेकिन बारिश होने के कारण और इधर छुट्टियां पड़ गई 4-5 दिन की, उसमें काम रुका हुआ है। बारिश छूटते ही हमको लगता है 15-20 दिन में ये काम पूरा हो जाना चाहिए और उम्मीद करते हैं यहाँ के तमाम वार्ड नंबर 6 के वासी को जो परेशानी है वो परेशानी से मुक्ति मिलेगी। इतना पानी यहाँ पर भरा हुआ है, इस तरह से परेशानी लोगों को होती है कि पैदल चलना, दोपहिया से जाना, पार होना इस रास्ते को काफ़ी कठिन है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और वहीं देखिए हजारीबाग में कोयला व्यवसायी राजेंद्र साफ के घर पर ईडी अफसरों ने छापेमारी की है। हजारीबाग के बड़े कोयला व्यवसायी राजेंद्र साफ का कारोबार हजारीबाग के साथ साथ रामगढ़, रांची, दुमका और पलामू के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी फैला हुआ है। छापेमारी खत्म होने के बाद ईडी की टीम साफ के घर से 3 बैग जब्त करके ले गई और इस दौरान सीआरपीएफ जवान घर की पहरेदारी करते रहे। झारखंड में ईडी की बढ़ती दबिश से अवैध कारोबारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। हजारीबाग में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही बड़े दवा और होटल कारोबारी सुरेश भंडारा के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। इनमें उनके घर और होटल के साथ साथ कई और ठिकाने भी शामिल हैं। सूचना के मुताबिक आयकर विभाग की छापेमारी में सुरेश भंडारा के ठिकानों से कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। और धनबाद के नया डांगा थापर नगर रोड पर अचानक भू धसान से हड़कंप मच गया है। सड़क से कई राहगीर गुजर रहे थे और तभी जोरदार आवाज के साथ 150 फीट सड़क धंस गई। आसपास के इलाकों में दरार दिखने लगी, जिससे पूरे निरसा में दहशत का माहौल बन गया है। भूधसान स्थल के पास से ही रेलवे लाइन गुजरी है। ऐसे में रेल लाइन पर भी खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। इसी इलाके में बीसीसीएल और ईसीएल जैसी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर कोयले का खनन तो कर लिया,
पर वहां फ्लाई ऐश भरकर खाना पूर्ति कर दी गई, जिसका नतीजा है ये भूधसान। कुछ ही दूर पर यहाँ रेलवे लाइन भी है। हाँ, वो कुछ दिन पता रेल लाइन भी धस गया था, तो जो MPL का 9 गया था ना, वो भी तो नीचे चले गया था। फिर उसको वायरेट किया है, फिर चालू किया रेल। और रांची के कांके में 14 अगस्त की रात बिजली विभाग की लापरवाही से 3 नौजवानों की जान चली गई। घटना के 3 दिन बीत चुके हैं, पर किसी ने पीड़ित परिवार की सुध नहीं ली है। पूरी रिपोर्ट देखिए। घर की छतों से गुजर रहे ये बिजली के तार मौत का जाल बन चुके हैं, जो कब किसे अपनी चपेट में ले कहना मुश्किल है। 14 अगस्त की रात जब पूरा देश आजादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था, तब कांके के अरसंडे में हुई वारदात से एक परिवार की खुशियां ही उजड़ गईं। वजह बनी 11,000 वोल्ट का तार, जो विजय झा के घर के करीब से गुजरती थी, जिसके चपेट में पहले उनका बेटा विनीत आया। उसे बचाने दौड़ी उसकी 2 बहनों ने भी अपनी जान गंवा दी। जश्न का माहौल मातम में बदल गया। वो मनहूस घड़ी याद कर पिता रुआं से हो उठते हैं। उसका शादी इस साल करते, उसका नौकरी हुआ था SBI में। बोले थे 1 आध साल के बाद उसका करेंगे, एक ठो इस साल करेंगे, एक ठो उस साल करेंगे। SBI में जॉब हो गया था आर्थिक। अरे कॉल था यार, सब पूरा घर माहौल इतना सुंदर था मेरा घर में कि झंडा लगाने भी गया था तो काय 2 ठो झंडा लगाया था, इसीलिए ना कि जितना लगाएंगे उतना खुशी होगा ना। एक इधर लगा देते हैं, एक उधर लगा देते हैं, दोनों तरफ से रास्ता है। दिखे झंडा, दिख गया झंडा। के मुख्यमंत्री का अभी तक ये नहीं हुआ, वो खाना खाएंगे नहीं 3 दिन से पूछिएगा तो उतना टाइम है खाना खाने का, जितना उनको खाना खाने में समय लगता है उतने समय में मेरे पास आ सकते हैं, मेरे घर आ सकते हैं, लेकिन वो आए। इस घटना से सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गांव में मातम छा गया है। सब डरे सहमे हैं, क्योंकि ये हादसा इस मोहल्ले के किसी भी घर में कभी भी हो सकता है। हर घर में बिजली के तार मौत की दस्तक देते नजर आ रहे हैं। अभी 3 दिन का टाइम मांगे हुए हैं सांसद जी, हमारे आए हुए थे, बोड़िया कांके के सांसद जी, वो आए हुए थे। वो बोले कि हमको 3 दिन का मात्र टाइम दीजिए। आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन है, हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ये करेंगे। साल 2016 में ही बिजली विभाग से मौत के तारों की शिकायत की गई थी, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कहीं से निर्देश मिला तब भी बिजली विभाग सोया रहा। लेटर पैड में हमको लिख के दिए हैं कि आपका 1 सप्ताह के अंदर ये हट जाएगा, लेकिन 16 से मेरे पास उस लेटर है सर। मंत्री सचिव है, मनोहर पाल कोई सचिव है थे, हाँ उनका, लेकिन आज तक नहीं हुआ सर। ये कहानी सिर्फ इस मोहल्ले भर की नहीं है, बल्कि रांची के कई ऐसे इलाके हैं जहां हर घर पर मौत के तार झूल रहे हैं और रांची वासियों की जान आफत में पड़ती जा रही है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। और जमशेदपुर पुलिस ने ATM कार्ड बदलकर अवैध निकासी करने वाले गिरोह के 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें बिहार के गया निवासी सुधाकर कुमार और पवन कुमार भी शामिल हैं। इन दोनों को देवघर से पकड़ा गया। इनके पास से 70 ATM कार्ड, ठगी के पैसों से खरीदी गई कार, फोन और 9500 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। ये गैंग कई शहरों में ठगी की वारदातों को अंजाम भी दे चुका है। के अलावा जो पैसा निकाला गया था लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास तीनों घटनाओं में निकाला गया था। उससे खर्च किया हुआ बहुत सारा सामान है जो डेली उपयोग किए, जैसे जूता है, टी-शर्ट है। कुल 9,500 रुपये बरामद हुए हैं और एक नई गाड़ी भी इन लोगों के द्वारा खरीदा गया था। इस तरीके की धोखाधड़ी करके जो पैसा अर्जित किया गया है, उसी पैसे से एक 4 व्हीलर गाड़ी खरीदी गई थी, उसको भी हम लोगों ने सीज किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। 3 channels,
आरती अपने ससुराल पहुंची और यहाँ भी उसे घर में ताला लगा हुआ मिला। वहीं किशन भी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में मजबूर होकर आरती अपनी 3 महीने की बच्ची के साथ किशन के दरवाजे पर ही अपना हक मांगने के लिए बैठ गई है और शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। पटना के अमनाबाद में बालू के अवैध खनन को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए और इस वर्चस्व की लड़ाई ने काफी बड़ा रूप ले लिया। पहले गोलीबारी हुई, फिर बात इतनी बढ़ गई कि 15 जेसीबी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। आप सोन नदी के बीच जल रही जेसीबी की इन तस्वीरों को देखिए। गाड़ियों से आग का धुआं उठ रहा है और धू कर गाड़ियां जल रही हैं। सबसे हैरत की बात यह है कि गाड़ियों को आग के हवाले करने से पहले बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग भी की, लेकिन पुलिस के कानों में जूं तक नहीं रेंगी है। पुलिस तक सूचना अगर पहुंचती भी है तो बॉर्डर का इलाका होने की वजह से मामले को एक दूसरे का इलाका बताकर टाल दिया जाता है और बालू माफिया खुलेआम अवैध खनन करते हैं। क्षेत्र के इस इलाके में सबसे ज्यादा अवैध बालू खनन होता है। इसको लेकर बालू माफियाओं में अक्सर वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है। 15 जेसीबी गाड़ियों को आग के हवाले कर देने का ये मामला इस बार भी पुलिस तक पहुँच गया है। खनन पदाधिकारी समेत जिला पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गयी। गिरिडीह में अवैध बालू के इस्तेमाल से हीरोडीह के नए थाने का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि अवैध भंडारण के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, लेकिन माफिया कह रहे हैं तू डाल डाल मैं पात पात। राज्य में प्रशासन और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से बालू के अवैध उठाव और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन यहाँ सरकारी काम में ही नियमों का उल्लंघन हो रहा है। ठेकेदार लगभग 60 से अधिक ट्रैक्टर बालू का उत्खनन कर भंडारण कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस पर मौन है। अब तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक के बाद एक ट्रैक्टर से बालू लाया जा रहा है और इस बालू से थाने की बिल्डिंग बन रही है। अवैध बालू कारोबारियों, खनन विभाग और जिला प्रशासन के बीच अक्सर चूहा बिल्ली का खेल चलता रहता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन की नींद कब टूटती है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, बावजूद इसके आए दिन कहीं शराब पीकर लोग मर रहे हैं तो कहीं शराब पीकर मार रहे हैं। ताजा मामला पूर्णिया के रोटा थाना क्षेत्र का है। पोखरिया गांव में एक बेटे ने शराब के नशे की हालत में पिता से पैसे मांगा और नहीं देने बात इतनी बढ़ गई कि बेटे ने चाकू मारकर पिता की हत्या कर दी। पिता के हत्या का आरोपी बेटा पुलिस और ग्रामीण से बचने के लिए भागने लगा, लेकिन भीड़ ने उसे पकड़ लिया और बांधकर पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल है कि जब राज्य में शराबबंदी है तो फिर धड़ल्ले से शराब कैसे बिक रही है। जब पुलिस शराब के नशे में हत्या के बाद कार्रवाई के लिए पहुंची, उसी पुलिस ने शराब के धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? शराब पी करके अपना पिताजी को मार दे। कौन? उसका लड़का। क्या नाम है? उसका नाम कालीचरण है। और उसके बाद जाके गांव वाला को जब पता चला ये भाग रहा था, उनको पकड़ के फिर हम लोग बांध दिए। बांधने के बाद जाके फिर थाना प्रभारी को फोन किए, थाना प्रभारी गया। फिर उसको झारखंड में क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले और रांची में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम दिलाने वाले झारखंड के स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने से अमिताभ चौधरी के आकस्मिक निधन से राजनीति, प्रशासनिक और खेल जगत में शोक की लहर है। तेज तर्रार और कड़क आईपीएस अधिकारी की छाप रखने वाले अमिताभ चौधरी बीसीसीआई के कार्यकारी अध्यक्ष और सचिव का भी पद संभाल चुके थे और भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजर की भी भूमिका निभा चुके थे। 6 जुलाई 1960 को जन्मे अमिताभ चौधरी जेपीएससी के भी अध्यक्ष रहे और इसी साल 5 जुलाई को वो इस पद से रिटायर हुए थे। 1985 में आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग के बाद वो आईपीएस बने थे। अमिताभ चौधरी ने 2014 में राजनीति में भी हाथ आजमाया था, जब वो जेवीएम से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे थे। अमिताभ चौधरी के निधन पर सीएम हेमंत सोरेन सहित सभी प्रमुख हस्तियों ने शोक जताया है। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का,
कुछ ऐसा ही उदाहरण पेश करती है ये तस्वीरें। जरा देखिए, लोगों की भीड़ और इनके बीच ठुमके लगाती बारबाला पैसे लुटाते आरजेडी नेता। ये नजारा है दानापुर के मनेर का।